हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली स्पेशल वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 बजे आपको ये डेली क्लास मिल जाती है। क्लास के बेनिफिट्स बताता हूँ। देखिए, जो डेली के एडिटोरियल की जो वोकैब होती है ना स्पेशल, उनको सेलेक्ट करता हूँ मैं, और उनको जो एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब होती है उनको मैं रखता हूँ यहाँ पर इस क्लास के अंदर। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेते हो और उसको डिटेल में पढ़ाते हैं, जिसमें उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, देन एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, तीन तीन एंटोनियम्स और तीन सिनोनियम्स, ये भी हम पढ़ते हैं साथ में। उसके बाद हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी देखते हैं, फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें एक सिंगल क्लास में आपको मिल जाती हैं। आधा पौना घंटे की क्लास होती है और सारा कुछ डिटेल में पढ़ाता हूँ। और मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि चीज़ें आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएं। ठीक है जी। तो मैं उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस टाइप से रहता है कि आपको चीज़ें पढ़ते पढ़ते याद हो जाएं। सेंटेंस यूज़ उसके साथ में करते हैं, जिससे कंटेक्स्ट समझ में आ जाए कि वर्ड को किस तरीके से यूज़ करा जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे यूट्यूब पर आप किसी भी टीचर से पढ़ लें, किसी भी चैनल पर चले जाएं, इससे बेस्ट वोकैब की क्लास नहीं हो सकती। उसकी वजह है, ये देखो, लास्ट में जो मैं करवाता हूँ ना ट्रिकी एमसीक्यू, ये जितना कुछ आपने पढ़ा इस सारे को मैं लास्ट में ट्रिकी एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करा देता हूँ। आप जब एक बार ट्रिकी एमसीक्यूज में प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी जो आपने सारा कुछ पूरी क्लास में पढ़ा है। तो क्लास के लास्ट में रखता हूँ मैं ट्रिकी एमसीक्यूज, जिसके बाद तो सारी चीज़ें एकदम आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाती हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया। अच्छा, इस क्लास का आपको अच्छे से अगर बेनिफिट लेना है तो आप क्या काम करेंगे, पीडीएफ मैं चैनल उस पर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करें और एक बार पूरी पीडीएफ को खुद से पढ़ें। और जो लास्ट में ये ट्रिकी एमसीक्यूज़ हैं, लगभग 20 से 25 के आसपास ट्रिकी एमसीक्यूज़ रहते हैं, वहाँ से आप खुद से प्रैक्टिस करें और चेक करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर 20-22 है ना, 22 में से अगर आप 15 भी सही कर पा रहे हो ना, तब आप एक बढ़िया स्कोर कर रहे हो और आपकी वोकैब कुछ ही महीनों में एकदम अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। ये मेरी गारंटी है, आपको वादा है मेरा। ठीक है जी। अच्छा, कुछ बेनिफिशरीज इसके कौन रहने वाले हैं। वैसे तो वोकैब भाई हर एग्जाम में जहाँ पर भी इंग्लिश आ रही है वहाँ पर ही बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ स्पेशल एस्पिरेंट्स हैं, जैसे कि एसएससी के स्टूडेंट जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो या फिर कोई और एसएससी का एग्ज़ाम जिसके अंदर इंग्लिश आती है, तो सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है ये वोकैब का क्लास। उसके अलावा बैंक के जो वो हैं एस्पिरेंट्स, रेलवे है ना, डिफेंस, सीडीएस और एनडीए के जो बच्चे तैयारी करते हैं, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि वोकैब तो भाई आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप चीज़ों को तभी बता पाते हो जब आपको चीज़ें पता होती हैं, याद होती हैं वर्ड्स, है ना। तो फिर आपकी आंसर राइटिंग में ये वोकैब काफ़ी हेल्पफुल साबित हो जाती है। और ऑलरेडी 7 बजे, 7 से 7:30 के बीच में हमारी एडिटोरियल वाली क्लास आती है, एडिटोरियल एनालिसिस आता है। वहाँ पर चीज़ों को और उसमें ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए और ग्रामर के लिए, उस क्लास से आप अगर उसको डेली लेते हैं तो आपका रीडिंग पार्ट ठीक हो जाएगा और ग्रामर ठीक हो जाएगी, और इस क्लास से आपका वोकैब ठीक हो जाएगा। अगर दोनों चीज़ें खराब हैं तो दोनों क्लासेस को देख लो। तो एक घंटा लगता है ना उसमें, हाँ, 1 से 1.5 घंटे में आप दोनों क्लासेस को निपटा सकते हो। मॉर्निंग में ही ख़त्म कर दिया करो और फिर देखो आपकी इंग्लिश कुछ ही महीनों में किस लेवल पर पहुंच गई। यहाँ पर कोई सूडो, देखो, मैं अपनी क्लास की या अपने पढ़ाने की डींगे नहीं मारता। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, जितने एफर्ट्स मैं इस क्लास में करता हूँ शायद कोई पूरे यूट्यूब पर नहीं कर रहा। पेड कोचिंग्स, इवन जो पेड क्लासेस है ना, वहाँ पर भी इतनी मेहनत नहीं हो रही यार। 3 घंटे लगते हैं मुझे इस क्लास को बनाने में, इसको फ्रेम करने में। 3 घंटे में क्लास तैयार हो रही है कोई, तो यार कुछ तो कंटेंट मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ ना, कुछ तो मैं आपको दे रहा हूँ, और फिर इतने तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ मैं। तो भाई स्पेशल है ना। और ये ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस कौन कराता है पूरे यूट्यूब में, आप मुझे बता दो कि वो कैब पढ़ाने के बाद, पढ़ा तो देते हैं, पढ़ाने के बाद कौन प्रैक्टिस करा रहा है पूरे एमसीक्यूज के साथ में, वो भी ट्रिकी एमसीक्यूज। तो अलग है यार चीज़ें। तो आप एक बार क्लास अगर पूरी देख लोगे ना, आपको खुद समझ में आती हैं कि चीज़ें क्या हैं। कुछ दिन, कुछ महीने अगर जब इसको फॉलो करते हो ना आपको तब पता लगेगा कि भाई साहब मैं क्या करा रहा था आपको, कितनी बड़ी चीज़ आपको फ्री में मिल जा रही थी। आपको उस दिन समझ में आएगा जब आप कुछ महीने इसको फॉलो कर लोगे, और सारे वर्ड जब भी आप कहीं पर पढ़ोगे आपको लगेगा कि अरे यार ये तो पता है, ये तो पता है, सारे वर्ड्स आपको पता लगने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है जी। चलिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की क्लास। एंटोनियम्स और सिनोनिम्स देखते हैं। पहला वर्ड है इंटरेग्नम। इंटरेग्नम होता है एक नाउन। अंतराल या फिर शासकीय शून्यता। देखो, दो गवर्नमेंट है ना, एक एक कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसका इलेक्शन हो गया और फिर बीच में अगला दूसरा बनना है। तो एक तो हो गया एक्स और जो आएगा वो प्रेजेंट, लेकिन इसके बीच का जो ये टाइम है ना, इसको बोलते हैं इंटरेग्नम।
अ पीरियड वेयर नॉर्मल गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड, एक नॉर्मल गवर्नमेंट सस्पेंड हो गई है, और स्पेशली बिटवीन सक्सेसिव रेंस और रेजिम्स। तो दूसरी आनी है, पहली हट। ऐसे अभी दिल्ली में क्या है, दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, तो पुरानी गवर्नमेंट तो कैंसिल हो गई और नई गवर्नमेंट अभी फ्रेम नहीं हो पाई है, तो उसके बीच अभी क्या चल रहा है, दिल्ली में इंटररेगनम चल रहा है। द कंट्री फेस्ड chaos ड्यूरिंग द इंटररेगनम आफ्टर द किंग्स सडन डिमाइस। किंग का सडन डिमाइस हो गया, डिमाइस होता है मरना, तो किंग क्या है, अचानक से मर गया राजा किसी भी जगह का। तो उस कंट्री में क्या फेस हुआ है, chaos ड्यूरिंग द इंटररेगनम। इंटररेगनम मतलब वो जो खालीपन का जो पीरियड है कि दूसरा राजा बना नहीं है अभी नया और पुराना मर गया है, तो वही है अंतराल। गैप हो जाता है इंटरवल और हायाटस, हायाटस को मार्क कर लो, अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो गैप हो गया है भाई, खालीपन है, लेकिन दूसरी तरफ भाई साहब कंटिन्यूटी में है चीज़ें, स्टेबिलिटी है, ऐसा ही चल रहा है जैसे चल रहा था। रीन है, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी और रीन। अगला वर्ड है एलिवेट। एलिवेट होता है एक वर्ब, ऊपर उठाने को या बढ़ाने को बोल देते हैं एलिवेट। टू रेज टू अ हायर पोजीशन और लेवल, किसी एक हायर पोजीशन पर या फिर किसी हायर लेवल पर किसी चीज़ को उठाना या बढ़ाना, उसी को बोलते हैं एलिवेट करना। हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हेल्प्ड हिम एलिवेट हिज करियर टू न्यू हाइट्स। उसका जो हार्ड वर्क और डेडिकेशन था ना, उसने हेल्प करी है उसको एलिवेट करने में, मतलब उठाने में अपने करियर को, उसके करियर को टू न्यू हाइट्स, एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में, बढ़ाने में। लिफ्ट करना, प्रोमोट करना, बूस्ट करना, तीन सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो उठाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोअर, कम कर दे रहे हैं, डिमोट हो रहा है ना, प्रमोट होना और फिर उसका उल्टा फिर यहाँ पर हो रहा है डिमोट, डिग्रेड हो जा रहा है, डिग्रेड को मार्क कर लो, कम करने को बोलते हैं ये। चलिए आगे, अगला वर्ड है हेल्म। हेल्म एक नाउन होता है, नेतृत्व को या निरंतर कंट्रोल को बोल देते हैं हेल्म होना। अ पोजीशन ऑफ लीडरशिप और कंट्रोल, कंट्रोल आप ध्यान रखो बस, इसी से समझ में आ जाएगा। आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सालों के अनुभव के बाद, ही फाइनली टुक द हेल्म ऑफ द कंपनी, उसने फाइनली क्या लिया, हेल्म लिया, मतलब कंट्रोल लिया कंपनी का। कमांड करना, कमांड देना मतलब आदेश देना, लीडरशिप और अथॉरिटी तीन सिनोनिम्स हो जाते हैं। लेकिन अच्छा, एक तरफ तो उसका नेतृत्व हो रहा है, नियंत्रण में है, कंट्रोल में है चीज़ें, मतलब वो टॉप पर बैठ गया होगा तभी वो उसको कर रहा होगा कंट्रोल, लेकिन दूसरी तरफ सबॉर्डिनेशन है, मतलब नीचे से काम करा जा रहा है, निचले स्तर से। इन्फीरियोरिटी है, सुपीरियर नहीं बने हैं कोई भी, वो नीचे हैं, निचले स्तर पे हैं। सब्जुगेशन है, सब्जुगेशन को मार्क कर लो। तो ये तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है थ्रस्ट। थ्रस्ट एक वर्ब भी होता है और एक नाउन भी होता है। धक्का देने को बोलते हैं या फिर जोर लगाने को बोलते हैं थ्रस्ट करना। पुश समथिंग फोर्सफुली, अ स्ट्रॉन्ग ड्राइव और मूवमेंट, एक मतलब धकेलना किसी चीज़ को, उसी को बोलते हैं जोर लगाने को, धक्का देने को थ्रस्ट करना। द नाइट थ्रस्ट हिज स्वॉर्ड फॉरवर्ड इन द बैटल, नाइट एक योद्धा है, उसने थ्रस्ट करा मतलब जोड़ दिया अपनी स्वॉर्ड मतलब तलवार को, फॉरवर्ड आगे, इन द बैटल, बैटल होता है युद्ध, तो युद्ध में नाइट मतलब योद्धा ने क्या करा है, थ्रस्ट करा है, जोड़ दिया है, धक्का लगाया है, मतलब अपनी स्वॉर्ड को लहराया ऐसे करके, तो उसको आगे पुश करा है। पुश करना, ड्राइव करना और प्रोपेल करना तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, तो प्रोपेल को मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो आप धकेल रहे हो चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, वापस ले रहे हो, और ड्रैग कर रहे हो, ड्रैग का मतलब भी खींचना ही होता है ना, तो ड्रैग हो गया, इसमें ड्रैग मार्क कर लो, ये भी ठीक वर्ड है। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है इंसुलेटेड, एडजेक्टिव होता है ये, पृथक या फिर संरक्षित। प्रोटेक्ट है कोई चीज़ तो वही है इंसुलेट। प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बाहर का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी चीज़ पर, वही है प्रोटेक्टेड या फिर इंसुलेटेड। द वॉल्स वर इंसुलेटेड टू कीप द हाउस वार्म इन विंटर। वॉल्स कैसी थी, इंसुलेटेड थी, मतलब सुरक्षित थी, एकदम प्रोटेक्टेड थी। टू कीप द हाउस वार्म इन विंटर, विंटर में घर को गर्म रखने के लिए। शील्डेड, शील्ड होना, किसी चीज़ की शील्ड होना मतलब ऊपर से कवच होना। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड है, और आइसोलेटेड है, आइसोलेशन में है मतलब सुरक्षित है। अच्छा, एक तरफ तो संरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, अलग पृथक कर रखा है, उसको अलग कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है। दूसरी तरफ एक्सपोज्ड है, सभी के सामने है। वल्नरेबल, कमजोर स्थिति में है, नाजुक स्थिति में है, और अनप्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड नहीं है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, एक्सपोज, वल्नरेबल और अनप्रोटेक्टेड। अगला वर्ड देखते हैं, वेस्टेड। अगला वर्ड है वेस्टेड, एडजेक्टिव होता है ये, और इसका मीनिंग होता है निहित होना, अधिकार प्राप्त होना, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ अधिकार प्राप्त है या निहित है, उसके अंदर शामिल है। हैविंग अ पर्सनल इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी चीज़ में पर्सनल इंटरेस्ट होना। द मैनेजर हैड अ वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब उसके निहित अधिकार हैं इन द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट। सिक्योर्ड होना,
स्टैब्लिश्ड होना और गारंटीड होना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें सिक्योर्ड हैं, है ना, एस्टेब्लिश्ड हैं, गारंटी है, लेकिन दूसरी तरफ अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता कि चीज़ें हैं भी या नहीं, टेम्परेरी हैं, अभी हैं, कल ख़त्म हो जाएंगी, और अनसिक्योर्ड है। तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, ये है वल्नरेबल। एडजेक्टिव होता है असुरक्षित या कमज़ोर को बोलते हैं वल्नरेबल। वो तो होता है ना, कोई कोई वल्नरेबल कंडीशन में है तो वह कैसी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वीक स्थिति है। ससेप्टिबल टू हार्म और अटैक, एक ऐसी स्थिति है कि उसको हार्म पहुंचाया जा सकता है या फिर अटैक करा जा सकता है उस पर, वो कमज़ोर है, उसी को बोलते हैं वल्नरेबल। विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी द सिस्टम रिमेन्स वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स, बिना प्रॉपर सिक्योरिटी के जो सिस्टम है वो कैसा बन जाता है, वल्नरेबल मतलब कमज़ोर बन जाता है, टू साइबर अटैक्स, उस पर अब कमज़ोर हो गया ना, वल्नरेबल हो गया तो उस पर अटैक हो सकते हैं। तो वल्नरेबल मतलब डिफेंसलेस, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वीक हो जाए। वल्नरेबल मतलब वीक, कमज़ोर, और एक्सपोज्ड है मतलब उस पर अटैक कर लो सामने, ये चीज़ें सारी। तो ये हो गया, तीन इसके सिनोनिम्स हो गए, डिफेंसलेस, वीक और एक्सपोज्ड। अच्छा, एक तरफ तो असुरक्षित है और कमज़ोर है, लेकिन दूसरी तरफ सिक्योर है, एकदम सुरक्षित है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, और सेफ है। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है फियर्सली। एडवर्ब होता है प्रचंड रूप से या फिर तीव्रता से, उसको बोलते हैं फियर्सली। इन अ पावरफुल एंड अग्रेसिव मैनर, एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और अग्रेसिव मैनर में कोई चीज़ है तो उसी को बोलते हैं फियर्सली। सेंटेंस यूज देखते हैं, शी फोर्ट फियर्सली टू डिफेंड हर रेपुटेशन। वो कैसे लड़ी, फियर्सली, शी फोर्ट, फाइट की सेकंड फॉर्म है फोर्ट, शी फोर्ट फियर्सली, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचंड रूप से जोर से लड़ी, टू डिफेंड हर रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए। इंटेंसली, अग्रेसिवली और वायलेंटली, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, इसमें से इंटेंसली को मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें बहुत प्रचंड रूप से हो रही हैं, तीव्र रूप से, गुस्से में, अग्रेसिवली करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जेंटली, एकदम आराम से, सॉफ्टली, एकदम साधारण रूप से, हल्के से, कामली, शांति से एकदम। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, जेंटली, सॉफ्टली और कामली। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एडजुडिकेट। वर्ब होती है निर्णय लेने को या फिर निपटारा करने को बोलते हैं एडजुडिकेट करना। टू मेक अ फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन, कौन करेगा एडजुडिकेट, जज करता है ना, कोर्ट करती है ना एडजुडिकेट। द जज वॉज कॉल्ड टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने के लिए मतलब खत्म करने के लिए, निपटारा करने के लिए जज को बुलाया गया। जज करना, जज मतलब उसको फैसला करना, डिसाइड करना और सेटल कर देना, चीज़ों को सेटल करवा देना। तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं एडजुडिकेट के, जज, डिसाइड और सेटल। अच्छा, एक तरफ तो निर्णय करा जा रहा है, किसी मैटर को सुलझाया जा रहा है और सेटलमेंट करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसको इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, ओवरलुक कर दिया गया है और डिसरिगार्ड कर दिया गया है। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, इग्नोर, ओवरलुक और डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड को मार्क कर लो। अगला है एनविसेज्ड। वर्ब होती है कल्पना करने को बोलते हैं एनविसेज करना, या फिर पहले से ही पूर्व अनुमान लगाना। टू इमेजिन, इमेजिन करना, या फिर फोरसी करना। फोरसी मतलब, फोर मतलब पहले और सी मतलब देखना, तो आप फ्यूचर को पहले ही देख लेते हो, उसी को बोलते हैं फोरसी करना। तो एनविसेज का मतलब वही होता है, पूर्व कल्पना करना, अनुमान करना। ही एनविसेज्ड अ फ्यूचर वेयर टेक्नोलॉजी सोल्व्स ऑल मेजर प्रॉब्लम्स। उसने क्या कल्पना करी है, कैसे फ्यूचर की एनविसेज करा है, ऐसे फ्यूचर को कल्पना करी है जहाँ पर टेक्नोलॉजी सोल्व कर देगी सारी मेजर प्रॉब्लम्स को। इमेजिन करना, प्रेडिक्ट करना और विजुअलाइज करना, तीन सिनोनिम्स हो जाते हैं। प्रेडिक्ट को मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ों को आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, पहले ही उसकी पूर्व अनुमान लगाकर चल रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ इग्नोर कर रहे हो, डिसबिलीव कर रहे हो और डिसरिगार्ड कर रहे हो। अगेन अगेन ना, डिसरिगार्ड मार्क करो इसको, अच्छा वर्ड है ना। चलिए, पूरे हो गए हैं। अब हम देखते हैं ईडियम्स, और पहले ही बता देता हूं मैं, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। वहां से हर एग्ज़ाम में आपको ईडियम 2 से 3 ईडियम जरूर देखने को मिलते हैं, जाइए उसको देखिएगा, वहां से अपने 2-3 मार्क्स सबसे पहले सिक्योर करिएगा। ओके, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनको तो देख डालिए। एक घंटे की 2 वीडियो हैं, एक ही बार में आप उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और बड़ा फनी तरीके से ट्रिक लगाकर उसको समझाया है, तो वो साथ के साथ आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए, ब्रेक द आइस, बातचीत की शुरुआत करना। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सिचुएशन। देखो, कहते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, कोई पर्सन बैठा है और वो बोल नहीं रहा, तो उसको बोल देते ना, क्या यार मुंह में बर्फ़ जमा लिया है क्या, तो मुंह में बर्फ़ जम जाएगा, तो इसका मतलब वो बोल नहीं पाएगा। लेकिन ब्रेक द आइस, लेकिन उस बर्फ़ को तोड़ना है, तो मतलब क्या, जैसे वो बर्फ़ टूटेगा, कब टूटेगा, जब आप बोलोगे तभी तो टूटेगा, वरना तो वो मुंह पे बर्फ़ जम गया। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरुआत करना, कन्वर्सेशन करना। द टीचर ब्रोक द आइस बाय आस्किंग द स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। टीचर आया, नया टीचर आया है कोई, उसने ब्रेक द आइस मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट करी बाय आस्किंग द स्टूडेंट, और पूछा इस बच्चों से कि भैया अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। सारे जो नए टीचर आते थे वो यही तो करते थे,
आके सबसे पहले क्या करते थे, ब्रेक द आइस करते थे, मतलब कन्वर्सेशन करते थे और पूछते थे भैया बताओ, इंट्रोडक्शन दे दो चलो। ब्रीथ वंस लास्ट, अच्छा अपनी लास्ट ब्रीथ कब लेगा, जब व्यक्ति मर जाएगा तभी तो अपनी लास्ट ब्रीथ लेगा। तो ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई। द ग्रेट टीचर ब्रीथ हिज लास्ट आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद ग्रेट लीडर ने, लीडर है तो ग्रेट लीडर ने क्या करा है, ब्रीथ हिज लास्ट मतलब मर गया है वो एक लंबी बीमारी के बाद। कैच द टाटार, ऐसे व्यक्ति से उलझना जो अधिक शक्तिशाली हो। टू डील विद समवन हु इज अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रॉन्ग और डिफिकल्ट, कोई बहुत मजबूत व्यक्ति है, बहुत ताकतवर, बोलो हट्टा खट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति है और आप उससे भिड़ गए, आपने उसको कैच कर लिया। आपने एक ऐसे व्यक्ति को कैच कर लिया जो आपको तड़तड़ कर देगा, मतलब एकदम तार तार कर देगा, तोड़ के फेंक देगा आपको वो। तो कैच द तार तार, आपने ऐसा व्यक्ति कैच कर लिया जो आपसे बहुत तकड़ा है, तो मतलब ऐसे व्यक्ति से आप उलझ गए जो आपसे पावरफुल है। द पुलिस थॉट ही वॉज एन ईजी टारगेट, पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ईजी टारगेट है, बट दे गॉट अ टार्टार, लेकिन उन्होंने एक तकड़े आदमी से, बहुत पावरफुल आदमी से पंगा ले लिया। तो कैच अ टार्टार मतलब एक ऐसे व्यक्ति से उलझना जो बहुत शक्तिशाली है, चाहे वो फिजिकली पावरफुल हो या फिर वैसे। चलिए कैट्सपो, कैट्सपो किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया व्यक्ति, कहते ना ये तो प्यादा बना दिया इसको, तो कैट्सपो तो उसको मतलब बिल्ली का प्यादा बना दिया। तो कैट्सपो होता है वो व्यक्ति जो यूज करा जाता है, अ पर्सन यूज बाय समवन एल्स एज अ टूल फॉर देयर ओन गेम, अपनी उसके लिए। तो कैट्सपो वही होता है जिसको आप यूज कर लेते हो बस एक तरीके से और फिर उसको छोड़ देते हो, तो वही है कैट्सपो। ही डिडंट रियलाइज ही वॉज जस्ट ए कैट्सपो इन देयर पॉलिटिकल गेम, तो पॉलिटिकल गेम में उसको यही नहीं पता लगा कि वो एक कैट्सपो है, बस एक प्यादा है, उसको बस यूज करा जा रहा है। फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। लेट इन का मतलब होता है अंदर आने देना, लेट इन अंदर आने देना। टू अलाउ समवन टू एंटर, ही शी लेट इन हर फ्रेंड डिस्पाइट द हैवी रेन, काफ़ी ज़्यादा रेन हुई है उसके बावजूद भी उसने अपने दोस्त को, शी लेट इन तो उसको, अपने दोस्त को उसने अंदर आने दिया है। लेट समवन ऑफ, बिना दंड के छोड़ देना किसी चीज़ को, लेट समवन ऑफ, ओ डबल एफ है इसमें, ये देख लेना। टू एक्सक्यूज समवन फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट से किसी को छोड़ देना तो उसको बोलते हैं लेट समवन ऑफ, मतलब पार्डन कर देना, माफ़ी दे देना। द टीचर, एक्विट कर देना, ठीक है। द टीचर लेट हिम ऑफ, टीचर ने क्या करा है, उसको माफ़ कर दिया है, विद अ वार्निंग फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए एक वार्निंग देकर उसको छोड़ दिया है, बिना दंड दिए माफ़ कर दिया है। लिव अप टू, उम्मीदों पर खरा उतरना, लिव अप टू मतलब उम्मीदों पर खरा उतरना। तो फुलफिल एक्सपेक्टेशंस, ही स्ट्रगल्ड टू लिव अप टू हिज फादर्स रेपुटेशन, उसने स्ट्रगल करा है, टू लिव अप टू मतलब उम्मीदों पर खरा उतरने का अपने फादर की रेपुटेशन की। तो लिव अप टू मतलब उम्मीदों पर खरा उतरना, एक लेवल पर चलना। लुक आफ्टर का मतलब तो सिंपल है यार, ये तो याद है सभी को, देखभाल करने को बोलते हैं लुक आफ्टर। टेक केयर ऑफ, शी स्टेड होम, वो घर पर रही, टू लुक आफ्टर हर सिक मदर, अपनी मदर, जो उसकी मदर बीमार है उसको, उसकी देखभाल के लिए, टू लुक आफ्टर हर सिक मदर। तो लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल करना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखते हैं, और अगेन मैं बताता हूँ 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की ऑलरेडी 2 वीडियोस हमने चैनल पर अवेलेबल करवा रखी हैं, उनको देखिए। वहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में 2 से 3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ज़रूर देखने को मिलेंगे, हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब उनको जाइए, 1-1 घंटे की 2 वीडियो हैं, एक ही बार में बैठकर उसको ख़त्म करिए, चाहे आप 2x की स्पीड पर भी देखेंगे तब भी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत तरीके से उनको एक्सप्लेन करा है। चलिए पहला देखते हैं, अकाउंटेबल, जवाबदेह को बोलते हैं। कोई व्यक्ति जवाबदेह है, कौन अकाउंटेबल है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, तो मतलब आप उसको, उसके लिए अकाउंटेबल हैं। रेस्पॉन्सिबल होना किसी एक्शन के लिए या फिर किसी डिसीजन के लिए। एवरी ऑफिसर, हर ऑफिसर इज अकाउंटेबल, जिम्मेदार है, जवाबदेह है, फॉर दियर डिसीजन, जवाबदेह भी होता है और जिम्मेदार को भी बोलते हैं अकाउंटेबल। तो हर ऑफिसर क्या है, अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, फॉर दियर डिसीजन, अपने निर्णयों के लिए। अगला वर्ड है एक्चुअरी, बीमा गणक, गणक, गणक कौन होता है यार, ये गणक होता है जो कैलकुलेट करता है चीज़ों को, गणना करता है जो। अ पर्सन हु कैलकुलेट्स रिस्क एंड प्रीमियम इन इंश्योरेंस, एक ऐसा पर्सन है जो कैलकुलेट करता है रिस्क को और प्रीमियम को इंश्योरेंस के अंदर, ये एजेंट वगैरह होते हैं, इनको बोल देते हैं एक्चुअरी। एन एक्चुअरी प्लान्स अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, एक्चुअरी जो बीमा गणक है, जो एजेंट है, वो क्या प्ले कर रहा है कि क्रूशियल रोल, क्रूशियल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए। एलिनेट, एलिनेट होता है दूर कर देना, टू मेक समवन फील आइसोलेटेड और अनफ्रेंडली। भाई कोई आपका दोस्त है
आपने उसको इतनी दूरी बना दी कि आपका वो दुश्मन बन जाए, मतलब आपकी दोस्ती खत्म हो गई। तो किसी को अनफ्रेंडली बना देना उसी को बोलते हैं एलिनेट करना। हिज रूड बिहेवियर एलिनेटेड हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। उसका जो रूड बिहेवियर है उसने उसको एलिनेट कर दिया, मतलब अलग थलग कर दिया, अनफ्रेंडली कर दिया अपने दोस्तों से। एम्बिवेलेंट, मिश्रित भावनाएं रखना, हैविंग मिक्स्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग। एम्बिवेलेंट वो होता है कि कोई जो कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग रख रहा है, एक बात को कह दे रहा है और अगली बात में उसको काट भी दे रहा है, तो उसी को बोलते हैं एम्बिवेलेंट। उसकी मिश्रित भावनाएं, एम्बी मतलब बोथ, तो उसके दो मन होते हैं हमेशा कि भाई ये काम भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो वो कंफ्यूज रहता है। शी फेल्ट एम्बिवेलेंट अबाउट एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर। अब देखो वो कैसा फील कर रही है, एम्बिवेलेंट मतलब मिश्रित भावनाएं हैं उसके ऊपर, डिसाइड नहीं कर पा रही कि जॉब को एक्सेप्ट करे या छोड़ दे, तो वो क्या है, कंफ्यूज है। एम्बिवेलेंट मतलब कंफ्यूज व्यक्ति को बोलते हैं एम्बिवेलेंट। चलिए अब हम करते हैं वो खतरनाक काम जिसके बाद ये जितना भी आपने अभी पढ़ा है सारा कुछ यहीं पर इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। हम करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस और इसके बाद तो आपको सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी, अभी याद हो जाएगा सारा कुछ इसी क्लास में। पूछ रहा है भाई साहब इंटररेग्नम का मतलब क्या है। अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूएशन, नहीं कंटिन्यूअस नहीं है, इंटररेग्नम होता है जो अंतराल, जैसे दो गवर्नमेंट है, एक इलेक्शन हो गया, एक गवर्नमेंट खत्म हो गई और दूसरी शुरू होगी, इस बीच में जो टाइम है हफ्ते 10 दिन का, उसी को बोलते हैं इंटररेग्नम। हफ्ते 10 दिन का नॉर्मल होता है डेमोक्रेसी में, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, साल भर भी खाली रह सकता है कुछ देशों में। तो अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूस रूल नहीं है, स्टेबल पॉलिटिकल एरा नहीं है, टाइम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं है, एक ऐसा टाइम है, एक ब्रेक है दो गवर्नमेंट के बीच का, बी ऑप्शन करेक्ट। टू रेज और प्रमोट समथिंग टू अ हायर पोजीशन, आप चीज़ों को बढ़ा रहे हो, रेज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको तो एलिवेट बोलते हैं ना, एलिवेट करना, बढ़ा देना। तो इंसुलेट भी नहीं है, हेल्म भी नहीं है, थ्रस्ट भी नहीं है। हेल्म का मतलब पूछा, हेल्म तो यार सिंपल है, कंट्रोल को बोलते हैं ना हेल्म। एक लीडरशिप में क्या हेल्म का मतलब क्या होगा, कंट्रोल कर रहे हो, एक पोजीशन ऑफ कंट्रोल है या फिर अथॉरिटी है आपकी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिप थोड़ी एक तरीके का हेल्म, ना मिलिट्री पोस्ट है और ना ही डेकोरेटिव हैट है, हेल्म का मतलब है कंट्रोल होना। थ्रस्ट का मतलब पूछ रहा है कि भाई थ्रस्ट का क्या मतलब है, एक बैकवर्ड मूवमेंट को नहीं, जोर देने को, पुश करने को बोलते हैं ना थ्रस्ट करना, तो ये तो काट दो, एक वीक पुश नहीं, मजबूत होता है, एक फोर्सफुल फॉरवर्ड मूवमेंट, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धकेलने को, एक आगे बोलने को काफ़ी फोर्सफुली, उसी का बोलते हैं थ्रस्ट करना। स्लो प्रोग्रेस भी नहीं है। इंसुलेट का मतलब पूछ रहा है क्या है, इंसुलेट वही है ना जो मतलब किसी को सुरक्षित कर दिया गया है, सेफ प्रोटेक्ट कर दिया गया है, उसको आइसोलेशन में रखा गया है, तो उसी को बोलते हैं इंसुलेटेड। एक्सपोज टू आउटसाइड नहीं, आउटसाइड में एक्सपोज नहीं हो रहा उसका। वल्नरेबल टू चेंजेस नहीं, ये भी नहीं है। ईजिली अफेक्टेड, ये भी नहीं है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स, बाहर के जो इफेक्ट हो सकते थे उनसे उसको प्रोटेक्ट करा गया, उसी को बोलते हैं इंसुलेटेड, बी ऑप्शन करेक्ट। वेस्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब है वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें से किस में है ये बताओ। एक टेम्परेरी क्लेम है, उसमें क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक न्यूट्रल पोजीशन में क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। पैसिव में नहीं है, एक पर्सनल स्टेक है इन समथिंग, किसी में चीज़ में आपका पर्सनल स्टेक लगा हुआ है, तो वही तो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। वेस्टेड होता है किसी चीज़ में निहित होना, शामिल होना, तो आपका कहीं पर स्टेक में लगा है, दांव पे लगी है कोई चीज़, तो आपका इंटरेस्ट तो शामिल है ना उसमें, वेस्टेड है। वल्नरेबल का मतलब पूछा है भाई, वल्नरेबल क्या होता है, वल्नरेबल होता है कमज़ोर, है ना, एकदम मिजरेबल कंडीशन में होना। स्ट्रॉन्ग नहीं है, रेजिस्टेंट टू अटैक ये भी नहीं है। ससेप्टिबल टू हार्म और अटैक, हाँ आराम से उस पर अटैक करा जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसी को बोलते हैं वल्नरेबल। इंडिफरेंस भी नहीं है। समवन एक्ट्स फियर्सली, अगर कोई फियर्सली एक्ट कर रहा है तो वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, फियर्सली का तो मतलब बहुत जोर से अग्रेसिवली कर रहे हैं ना, तो अग्रेसिवली और इंटेंसली, बी ऑप्शन करेक्ट। माइल्डली नहीं है, विदाउट एफर्ट भी नहीं है और हेजिटेंटली भी नहीं है। एजुडिकेट का मतलब पूछ रहा है भाई, एजुडिकेट का क्या मतलब होता है। एजुडिकेट का तो मतलब वही होता है ना कि निर्णय लेना, डिसीजन करना, जजमेंट करना। अवॉइड डिसीजन नहीं, पार्टिसिपेट करना डिबेट में नहीं, रिजेक्ट करना नहीं, मेकिंग अ फॉर्मल जजमेंट, जजमेंट करने को बोलते हैं एजुडिकेट करना, बी ऑप्शन करेक्ट। एनविसेज का मतलब पूछ रहा है, इफ समथिंग इज एनविसेज्ड, कोई चीज़ अगर एनविसेज्ड है उसका मतलब क्या हो गया, इमेजिन हो गई, वो डिस्कार्ड कर दिया गया आपने उसको। फॉरगॉटन क्विकली, जल्दी से भूल गए। फॉल्स, वो प्रूव हो गई। एनविसेज्ड का मतलब वही है ना कि पहले से ही आपने चीज़ों को अनुमान लगा रखा है, इमेजिन कर रखा है, तो इमेजिन्ड और विजुअलाइज्ड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे ब्रेक द आइस का मतलब बताया था, मुंह में बर्फ जमा रखा है उसको तोड़ दो, मतलब कन्वर्सेशन शुरू कर दो। टू डैमेज समथिंग फ्रोजन नहीं, देखो ब्रेक द आइस बर्फ तोड़ना है, तो उसको मतलब डायरेक्ट आप फ्रोजन से मतलब मत निकालना। इडियम्स का कभी भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें छिपा हुआ मीनिंग होता है। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन ए सोशल सिचुएशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रीथ देयर लास्ट मतलब मर गए होंगे,
लास्ट ब्रीथ कब लेता है आदमी? जब मर जाता है। रन आउट ऑफ ब्रीथ नहीं, लेफ्ट प्लेस्ड फॉरवर्ड नहीं, पास्ड अवे, सी ऑप्शन करेक्ट है, पास्ड अवे मर गया। कैच द टार्टार, कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ लिया जो आपको तार तार कर देगा, एकदम तोड़ के रख देगा, तो वही है कैच द टार्टार, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया आपने, उससे आप भिड़ गए जो आपसे पावरफुल है। टू कैप्चर अ डेंजरस एनिमल नहीं है, टू डील विद समवन अनएक्सपेक्टेडली पावरफुल, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आप उससे डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैट्स पो, वो व्यक्ति होता है जिसको यूज़ कर दिया गया और छोड़ दिया गया, तो यूज एज ए टूल बाय अदर्स, दूसरों ने उसको बस ऐसे यूज़ कर लिया कि भाई किसी काम को कराने के लिए काम उसका चला लिया उससे, तो कैट्स पो एक यूज़ करा हुआ व्यक्ति है जिसको यूज़ करा गया है। लेट इन का मतलब पूछ रहा है किसी को आप अलाउ कर रहे हो ना एंटर करने के लिए, उसी को तो बोलते हैं लेट इन करना। तो लेट इन मतलब अंदर आ जाओ, तो उसको लेट इन मतलब उसको आज्ञा दे रहे हो अंदर आने की, परमिशन दे रहे हो। अलाउ समवन टू एंटर, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इफ़ अ टीचर लेट समवन ऑफ, लेट समवन ऑफ, अगर कोई टीचर किसी को लेट समवन ऑफ मतलब किसी को लेट ऑफ करता है, तो मतलब क्या, उसको माफ़ कर देता है, पनिशमेंट नहीं देता। एक्सक्यूज मतलब माफ़ कर देता है, देम विदाउट पनिशमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिव अप टू, लिव अप टू का मतलब होता है एक किसी चीज़ के मुताबिक चलना, है ना, किसी स्तर पर खरे उतरना। डिसअपॉइंट नहीं करोगे, अवॉइड भी नहीं करोगे और गिव अप भी नहीं कर दोगे, फुलफिल करोगे एक्सपेक्टेशन को या स्टैंडर्ड को, एक मानक को, उसके ऊपर खरे उतरोगे, तो लिव अप टू मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। लुक आफ्टर का मतलब तो सिंपल है यार, देखभाल करना किसी की, टेक केयर ऑफ समवन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इग्नोर नहीं करना, पनिश नहीं करना और ऑब्जर्व भी नहीं करना। पूछ रहा है रेस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क इन इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसी में जो सारी कैलकुलेशन करता है कौन होता है? वो होता है एक्चुअरी, गणक, जो कैलकुलेशन करता है, एजेंट को बोलते हैं। एलिनेट तो नहीं है, एजुडिकेटेड फैसला देना होता है, एम्बिवेलेंट तो अलग है। अकाउंटेबल का मतलब पूछ रहा है भाई, अकाउंटेबल का मतलब क्या है? अकाउंटेबल का मतलब है जवाबदेह होना, जिम्मेदार होना किसी चीज़ के लिए। फ्री नहीं है रेस्पॉन्सिबिलिटी से, उसके ऊपर तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्शंस और डिसीजन, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वो रेस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए। केयर फ्री नहीं है और अनरिलायबल भी नहीं है। एलिनेट का मतलब पूछ रहा है भाई, एलिनेट का क्या मतलब होता है? चलिए बताइए। ब्रिंग क्लोजर, पास लाना नहीं, एलिनेट कर रहे हो ना आप। मेक समवन फील आइसोलेटेड और अनफ्रेंडली, एलिनेट का मतलब वही होता है किसी दोस्त को ऐसा स्थिति में ले आना, आप चाहे उसको रूड कमेंट करें, उसके साथ गलत बर्ताव करें, जो भी करें, उसको ऐसी स्थिति में ले जाना कि वो आप अब अनफ्रेंडली हो गया है, उसी को बोलते हैं एलिनेट करना, बी ऑप्शन करेक्ट। मेक समवन फील आइसोलेटेड और अनफ्रेंडली, स्ट्रेंथ नहीं करते हो आप, कमज़ोर करते हो रिश्तों को, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप उसका विरोध कर रहे हो चीज़ों का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि किसी को अनफ्रेंडली बना देना, वही होता है एलिनेट करना। समवन हु हैज़ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट सिचुएशन, किसी सिचुएशन की मिक्स फीलिंग है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या है, मतलब कंफ्यूज्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेस्टेड, फियर्स, इंसुलेटेड नहीं, एम्बिवेलेंट होता है। एम्बी मतलब बोथ, दो तरीके की उसकी फीलिंग्स हो रही हैं, तो वही होता है एम्बिवेलेंट, मतलब मिक्स फीलिंग्स अबाउट अ सिचुएशन। तो ये हो गए हमारे भाई कंप्लीट। अच्छा देखो, आपने 22 क्वेश्चंस कर लिए, तो एक तरीके का आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया भाई। 22 क्वेश्चन वोकैब के आप डेली कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, रोज़ एग्जाम दे रहे हो आप, तो और इस तरीके से हो रहा है कि भाई सारी चीज़ें याद हो रही हैं। बताओ ना, आप 22 क्वेश्चन आपने करे प्रैक्टिस ट्रिकी एमसीक्यूज के थ्रू, तो आपको रट गए होंगे यार, याद हो गए होंगे। आप खुद से एक बार आप PDF डाउनलोड करना और तब आप उसको देखना कि आपको कितना याद हो गया, तो आप जब करोगे इसको पता चल जाएगा यार कितनी पावरफुल चीज़ें हैं। और 2-4 महीने आप जब इसको फॉलो करोगे तब कहोगे यार क्या करवा रहे थे भाई सर, कितना तरीके से चीज़ों को कराया जा रहा था। 1-2 दिन में देखो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप चीज़ों को फॉलो करो, महीनों में जब रिजल्ट आता है ना, वो उसमें समझ में आता है भाई साहब हम क्या कर गए। चलिए ज़्यादा नहीं बोलता वरना लगेगा डींगे मारता है तो अपनी क्लास की। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ 2 वर्ड्स हमेशा की तरह, और 2 वर्ड्स के मुझे इसके मतलब बता के जाना ज़रूर कि इनका क्या मतलब होता है। पहला तो बता दो हेल्म, हेल्म का मतलब बता दो, सिनोनिम बता दो क्या होता है। और दूसरा मुझे आप बता दो आज क्या पढ़ाया था हमने, एक बताया था हमने एडजुडिकेट का मतलब बता दो, एक ADJUDICATE, दोनों के सिनोनियम बता दो, हिंदी या इंग्लिश जिसमें बता दोगे कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो आप कमेंट में ड्रॉप करो और आपको वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो यार, कुछ नहीं जाता यार। आप केवल कमेंट भी नहीं कर सकते क्या? मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, 3 घंटे में क्लासेस बनाता हूँ मैं, और आप देखकर ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो। तो भाई यार कम से कम कमेंट तो करके जाया करो, मुझे कम से कम इतना तो मोटिवेशन मिले कि मैं बच्चों को अच्छे से सर्व कर पा रहा हूँ, अच्छी चीज़ें मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप कमेंट में जरूर बताया करो यार, बहुत बच्चे अच्छे हैं वो कमेंट करते हैं और मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है।
ठीक है जी। हेल्म और एजुकेट के इसके सिनोनिम्स कमेंट में ड्रॉप करो। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।